तो मैं आपको थर्ड शिफ्ट में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं आरआरबी ग्रुप डी के आज के 23 अगस्त के, वो मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ बहुत ही तेजी के साथ, जिससे आपका टाइम ना वेस्ट हो, आपका रिवीजन लगातार चलता रहे। तो बिना टाइम वेस्ट किए आप जल्दी से इस वीडियो को देख के, और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आगे भी ऐसे ही वीडियोज़ और एनालिसिस के लिए आप प्लीज़ इस चैनल को बेल आइकन ऑन करके और इस पर अपडेट रहिएगा, क्योंकि मैं जो भी वीडियोस होंगी बहुत ही जल्दी आपको डालने की कोशिश करूंगा। फिलहाल आज तो मुझे देर हो गई थी कुछ ज़रूरी काम से, लेकिन आगे ये दिक्कत नहीं होगी। तो बिना देर किए मेरे पास कुछ जो भी 30-35 क्वेश्चन मिले हैं वो मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ, ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, तो अब आप जल्दी से अपने पेन और पेपर को लेके बैठ जाइए, ताकि आपको सारे क्वेश्चन मैं बता दूँ। ठीक है, तो ये रहा आपका जो आज का क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन था कि आपसे पूछा गया था कि लक्ष्य सेन ने किसको हराकर मुकाबला जीता था। एकल मुकाबला किसने जीता था? तो ये आपके लक्ष्य सेन ने जीता था, जो कि 2022 इंडियन ओपन 2022 का पुरुष एकल मुकाबला जीतकर इतिहास रच दिया था। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था आपका फ्रेंच ओपन 2022 पुरुष एकल खिताब का विजेता कौन है? तो ये आपके राफेल नडाल हैं, जिन्होंने कैस्पर रूड को हराकर 14वां फ्रेंच ओपन पुरुष एकल खिताब जीतने के लिए फाइनल मैच जीता। इस जीत के साथ नडाल जो है वो रोलैंड के गैरोस ने अपनी 14वीं चैंपियनशिप और कुल मिलाकर 22वां ग्रैंड स्लैम अपने नाम किया है। ठीक है, और वह प्रतिद्वंदी रोजर फेडरर, नोवाक जोकोविच से 2 खिताब आगे हैं। ठीक, फ्रेंच ओपन एक ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट है जो पेरिस में होता है। ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपको अगर आगे क्वेश्चन पूछा जाए तो ये सब क्वेश्चन आप बता पाइए। और ये क्या होता है? स्टेड रोलैंड गैरोस में आउटडोर क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। ठीक है, ये आपका क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। देखिए, क्वेश्चन में थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, इसलिए आप इसके लिए मत सोचिएगा कि वर्ड बाय वर्ड मैंने जो क्वेश्चन मेरे पास आए हैं, मैंने जो क्वेश्चन इकट्ठा किए हैं उस हिसाब से मैं आपको समझा दे रहा हूँ। ठीक है, तो राज्यसभा भारतीय लोकतंत्र की ऊपरी प्रतिनिधि सभा है, जो आपको पता ही होगा। लोकसभा निचली प्रतिनिधि सभा होती है। राज्यसभा में कुल सदस्य होते हैं, जिनमें से 12 सदस्य आपके भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामांकित होते हैं। इन्हें नामित सदस्य कहा जाता है, और अन्य सदस्यों का चुनाव होता है। ये सब आपको पता ही है। राज्यसभा सदस्य 6 साल के लिए चुने जाते हैं, जिनमें 1/3 सदस्य हर 2 साल में सेवानिवृत्त होते हैं। ठीक है बेटा, तो आपसे क्या पूछा था कि अधिकतम संख्या कितनी है? तो वो 245 है। ठीक, उसके बाद आगे मैं आपको इसके बारे में कुछ और बता देता हूँ कि हाँ, फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 8वीं जो पंचवर्षीय योजना है उसमें आपके जो पीएम थे वो कौन थे, मतलब प्रधानमंत्री कौन थे? तो या आपके प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे, और आर्थिक सुधारों के साथ राजकोषीय सुधारों की भी प्रक्रिया जारी की, ताकि अर्थव्यवस्था को नई गति प्रदान की जा सके। 8वीं योजना मूलभूत उद्देश्य क्या था बेटा? विभिन्न पहलुओं पर मानव विकास करना। ठीक, आपसे क्वेश्चन जो पूछा गया था वो ये था कि जो 8वीं पंचवर्षीय योजना थी उसमें आपके जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे, या क्वेश्चन ऐसा था कि 8वीं पंचवर्षीय योजना के समय कौन से मतलब क्वेश्चन जो आपका ये था कि नरसिम्हा राव किस कार्यकाल के पंचवर्षीय योजना के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि 8वीं पंचवर्षीय योजना थी। अगला क्वेश्चन है कि किस विटामिन की कमी से शरीर में सबसे ज्यादा जरूरत रक्त का थक्का बनाने के लिए होती है? मतलब किस विटामिन की शरीर में सबसे ज्यादा जरूरत रक्त का थक्का बनाने के लिए होती है? तो ये आपको बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको पता होगा कि विटामिन के जो है वो हमारे शरीर में रक्त का थक्का बनाने के लिए इम्पोर्टेंट है। तो अगर विटामिन के शरीर में ना हो तो चोट लगने पर रक्त का थक्का ना बनने की वजह से सारा खून शरीर से बाहर निकल जाएगा। विटामिन के हड्डियों को मजबूत करता है, या ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के साथ ही दिल की बीमारियों से भी महफूज रखता है। ठीक है, तो विटामिन के की कमी की वजह से अनीमिया की बीमारी हो सकती है। शरीर को रोजाना लगभग 90 माइक्रोग्राम इसकी जरूरत पड़ती है। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है? तो उसमें कुछ ऑप्शन अलग होंगे, मैंने अपने मन से आपको बना दिया। तो वो आपकी क्या है? वो आपकी है गिलगित। गिलगित जो है वो आपकी इसकी सहायक नदी नहीं है। मैं आपको कुछ नदियां इसकी बता देता हूँ। वो है दिबांग, लोहित, धनश्री, सुमनश्री और जिया भरेली, मानस, तीस्ता, पिथुमारी और संकोच। जबकि गिलगित सिंधु की सहायक नदी है। ठीक है बेटा, जो गिलगित है आपकी वो सिंधु नदी की सहायक नदी है।
फिर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ की राजभाषा से संबंधित है। तो आपको जैसा कि पता होगा ये 343 है। तो ऑप्शन आपका जो 343 है वो एकदम सही है। और इसका मैं आपको कुछ डिटेल बता देता हूँ कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 एक में प्रावधान है कि देवनागरी लिपि में हिंदी संघ की राजभाषा होगी। और अनुच्छेद 243 2 में संविधान के लागू होने की तारीख से 15 साल की अवधि के लिए संघ की आधिकारिक काम में अंग्रेजी के प्रयोग को जारी रखने का भी प्रावधान है। ठीक है बेटा, तो ये आपका क्वेश्चन था कि आपसे पूछा गया था भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ की राजभाषा से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से कि आपका दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात था और वो क्या काम करते थे। मतलब आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि दीनबंधु क्या काम करते थे, या ऐसा क्वेश्चन पूछा था कि दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात था। तो C.S. एंड्रयूज आपको पता होगा, C.F. एंड्रयूज आपको पता होगा, जिसका नाम चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज है। और फिजी में भारतीय बंधुआ गिरमिटिया मजदूरों की मुक्ति के लिए प्रयासरत होने के कारण उन्हें दीनबंधु के नाम से पुकारा जाने लगा। ठीक है बेटा, क्या नाम था उनका? C.F. एंड्रयूज नाम था उनका। और उन्होंने जो फिजी में भारतीय बंधुआ मजदूर होते थे उनको मुक्त कराने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास किया था। वे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन पर लिखा करते थे, मतलब उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन पर। उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड की भी खुलकर भर्त्सना की थी। ठीक है, वे गांधी एवं टैगोर के करीबी थे। उन्होंने शांति निकेतन में एक हिंदी भवन का नींव रखी। उनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था किंतु मृत्यु कलकत्ता, जो कि अब कोलकाता हो गया, वहां हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका एशियन बिलियर्ड चैंपियनशिप कौन जीता था। ठीक है, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा था कि जो एशियन बिलियर्ड चैंपियनशिप है 2022 की, उसे किसने जीता था। तो आपके पंकज आडवाणी ने 8वीं बार जीता और एशियाई बिलियर्ड्स का खिताब अपने नाम किया। ठीक है, और उसमें किसको हराया था? तो हम वतन सितवाला को हराया था। ठीक, आगे मैं आपको कुछ और फैक्ट बता देता हूँ कि भारत के स्टार क्यों खिलाड़ी, मतलब आपके ये स्क्वैश के खिलाड़ी हैं बिलियर्ड्स के खिलाड़ी हैं पंकज आडवाणी ने एक बार फिर एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। 36 वर्षीय आडवाणी ने शनिवार को यहां 19वीं एशियाई चैंपियनशिप 2022 के फाइनल में हम वतन ध्रुव सितवाला को 6 फ्रेम में हराया था। किससे हराया था बेटा? 6 फ्रेम से हराया था। भारत के स्टार क्यू खिलाड़ी पंकज आडवाणी ने एक बार फिर एशियाई बिलियर्ड चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। ठीक है, ये मैंने आपको ये रिपीट हो गया फिलहाल, तो यही इसका वो था। फिर उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि जल महल किसने बनवाया। तो बेटा जल महल राजस्थान की राजधानी जयपुर में मानसागर झील के मध्य स्थित प्रसिद्ध ऐतिहासिक महल है, जो कि अरावली पहाड़ियों के गर्भ में स्थित है। यह महल झीलों के बीच होने के कारण आई बॉल भी कहा जाता है। ठीक है बेटा, इस महल को आई बॉल कहा जाता है और इसे एक रोमांटिक महल के नाम से भी जाना जाता है। ये महल किसने बनवाया था? तो जयसिंह द्वारा निर्मित यह महल मध्यकालीन महलों की तरह मेहराबों, बुर्जों, छतरियों एवं सीढ़ीदार जीनों से युक्त है। ठीक है, और दुमंजिला और वर्गाकार रूप से निर्मित है। देखिए एक क्वेश्चन आपका राजस्थान में एनटीपीसी सीबीटी 2 में पूछा गया था कि जो रानी की बावड़ी है वो किस शहर में स्थित है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा फेवरेट होते हैं टीसीएस के, जो आपसे वो पूछता है। तो ऐसे क्वेश्चन को लगातार आप लोग रिवाइज करते रहिए। ठीक है, जल महल अब पक्षी अभ्यारण्य के रूप में विकसित हो रहा है। मतलब ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि उसे किसमें बदला जा रहा है? पक्षी अभ्यारण्य में। और यहाँ की नर्सरी में 1 लाख से अधिक वृक्ष लगे हैं, जहाँ राजस्थान के सबसे ऊंचे पेड़ पाए जाते हैं। ठीक है बेटा, तो अगला क्वेश्चन हमारा ये है। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके आगे भी क्वेश्चन पूछने की पूरी उम्मीद है। उसके बाद आपका है कि आपका जो टोक्यो पैरा ओलंपिक में किसने गोल्ड मेडल जीता था। ये क्वेश्चन मिस हो गया, यहाँ पे लिखा नहीं है मैंने। तो ये टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत की स्टार निशानेबाज अवनी लेखरा ने कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया था। उन्होंने महिलाओं की 50 मीटर राइफल P3 SH1 स्पर्धा में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ठीक है, इन खेलों में यह अवनी का दूसरा पदक है। एक पैरा ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली अवनी भारत की पहली महिला एथलीट बन गई है। ठीक है बेटा, देखिए कुछ चीजें बोलते बोलते गलत निकल जाती हैं, तो उसके लिए प्लीज आप लोग परेशान ना होइएगा और उसके लिए कोई ज्यादा उसकी टेंशन ना लीजिएगा। वो सारी चीजें मैं सही कर दूंगा, तो आप बिल्कुल भी परेशान ना होइए। कि एक्चुअली आपका पेपर बनाने के लिए मुझे बहुत जल्दी रहती है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपका टाइम ना वेस्ट हो और आप परेशान ना होइए इधर उधर जाके किसी बकवास चीज़ों को देखिए और अपना टाइम वेस्ट करिए। तो मैं बहुत ही जल्दी करने की कोशिश करता हूँ, इसलिए कुछ चीज़ें गलत निकल जाती हैं और कुछ चीज़ें गलत अपडेट हो जाती है। ठीक है बेटा, चलिए।
अगला क्वेश्चन है दक्षिण पश्चिम मानसून किस प्रदेश में सर्वोत्तम प्रवेश करता है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। या तो ऐसा रहा होगा या ऐसा था दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन कहाँ होता है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, अरब सागर की शाखा पहले केरल में 1 जून के आसपास दाखिल होती है, बाद में यह पश्चिमी घाट, कोंकण एवं गोवा की तरफ बढ़ती है, ठीक है बेटा, और 10 जून तक मुंबई तक पहुंच जाती है। ठीक, भारत में दक्षिण मानसून मूलतः हिंद महासागर और अरब सागर की ओर से भारत में दक्षिण पश्चिम तट पर आने वाली हवाओं को कहते हैं, जो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश। भारत में मानसून हिंद महासागर व अरब सागर की ओर से हिमालय की ओर जाने वाली हवाओं पर निर्भर करता है। देखिए, आपसे एनटीपीसी जो आपका ग्रुप डी इससे पहले शिफ्ट हुए हैं, उसमें पूछा गया था कि आम वर्षा क्या होती है या कहाँ होती है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। फिर अगला क्वेश्चन था आरबीआई स्मॉल फाइनेंस बैंक को किस नाम से ऑपरेट करेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एक कॉमर्स का क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। तो ये था कि पीएमसी बैंक, मतलब पीएमसी बैंक और यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के बीच आपस में विलय को आरबीआई ने मंजूरी मिल गई है। मतलब ये आपस में मर्ज हो गए हैं, पीएमसी बैंक और यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक जो कि आपस में मर्ज हो गए हैं, और इसकी जो मंजूरी थी वो आरबीआई ने इनको दे दी है। आरबीआई ने साथ में ये भी कहा है कि 25 जनवरी 2022 से पीएमसी बैंक को यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के नाम से ऑपरेट करेगा। ठीक है, अब पीएमसी बैंक जो है वो यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के नाम से ऑपरेट होगा। ठीक है बेटा, तो ये एक क्वेश्चन था आपका। एक क्वेश्चन आपसे पूछा था कि भारती एयरटेल ने किस शर्त पर किया वोडाफोन से इंडस टावर्स में हिस्सेदारी खरीदने का फैसला। मतलब किस शर्त पे किया है इंडस हिस्सेदारी में खरीदने का फैसला। तो भारतीय एयरटेल ने इंडस टावर्स में वोडाफोन की 4.7 मतलब 4.7% स्टेक खरीदने का इस शर्त पर समझौता किया है कि इस राशि का इस्तेमाल वोडाफोन आइडिया में निवेश करने और मोबाइल टावर कंपनी का बकाया चुकाने में किया जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये भी आपका करंट से रिलेटेड है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि राजभाषा आयोग किस अनुच्छेद में है। ठीक है बेटा, तो वो आपका है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 में प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 7 जून 1955 को राजभाषा आयोग का गठन किया गया था। प्रथम राजभाषा आयोग का अध्यक्ष बीजी खेर थे, जो आपको पता ही होगा। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है बेटा, इसको आप रिवाइज कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया गया था। इसके बाद संविधान में 343 से लेकर 351 अनुच्छेद तक राजभाषा का संबंध में बताया जाता है। ठीक है बेटा, 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी। ठीक है बेटा, और संविधान के अनुच्छेद 344 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा राजभाषा के विषय में सलाह देने के लिए एक आयोग और एक संसदीय समिति बनाने का प्रावधान किया गया है। ठीक, उसके बाद राष्ट्रपति द्वारा संविधान लागू होने से 5 वर्ष की समाप्ति पर और उसके बाद प्रत्येक 10 वर्ष की समाप्ति पर एक राजभाषा आयोग गठित किया जाएगा। ठीक, एक क्वेश्चन आपसे पूछा था कि 323 जो है वो भारतीय संविधान में किस चीज से रिलेटेड है। तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। ये आपका अधिकरण संबंधी जो आपका 323A है वो प्रावधान मूल संविधान में नहीं थे। इन्हें भारतीय संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है बेटा, मतलब ये अधिकरण संबंधी जो प्रावधान मूल संविधान में नहीं थे, इनको बाद में 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा शामिल किया गया था। अनुच्छेद 223A प्रशासनिक अधिकारों से संबंधित है, जो कि और जो आपका 323 अनुच्छेद भी अन्य मामलों के लिए अधिकारों से संबंधित है। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन था कि नरसिम्हा राव ने किस पंचवर्षीय योजना में पीएम थे। मतलब आपके जो नरसिम्हा राव थे वो किस पंचवर्षीय योजना में पीएम थे। तो वो आपके 8वीं पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल 1992 से लेकर 1997 तक रहा। मतलब आपसे 8वीं पंचवर्षीय के बारे में पूछा था, शायद ये पूछा था या ऐसा पूछा था कि नरसिम्हा राव किस पंचवर्षीय योजना में पीएम थे। तो वो आपके 8वीं में थे। पीवी नरसिम्हा राव इस समय भारत के 12वें प्रधानमंत्री थे। ठीक है बेटा, साथ ही कांग्रेस पार्टी के प्रमुख भी थे। उन्होंने उनके प्रधानमंत्रित्व काल में भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाले और भारत के प्रमुख आर्थिक घटनाओं संबंधित बदलाव के संदर्भ में एक कदम उठाए गए थे। मतलब कईयों कदम उठाए गए थे। ठीक है बेटा, तो ये रहे आपके इम्पोर्टेंट थर्ड शिफ्ट के 23 अगस्त के जीके जीएस के क्वेश्चन जो बेटा अभी तक मिल पाए हैं, और होपफुली आप क्वेश्चन को अच्छे से रिवाइज कर लेंगे और इससे एक आइडिया लगा लेंगे कि टीसीएस कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है और आपको कहाँ से तैयारी अपनी करनी है। तो इस वीडियो को
आगे भी ऐसी वीडियोस लेने के लिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक छोटा सा हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम ऐसे ही बहुत जल्दी में आपको सारे क्वेश्चन रिवाइज करा देंगे। टिल दैट आप अपना ख्याल रखिए, खूब अच्छे से तैयारी करिए, ऑल द वेरी बेस्ट, और अपने सपनों को साकार करिए। अब आपको किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस केवल अगर किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है तो वो है आपका रिवीजन। जितना ज़्यादा आप रिवीजन कर सकते हैं उतना आप रिवीजन करिए, और बालाजी की कृपा होगी तो आप अपने सपनों को जरूर साकार कर पाएंगे। तो इसी के साथ जय बालाजी। और श्री 24 जो आपकी है उसको प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाले जितने भी वीडियोस हैं वो मिल जाएं। ओके, थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे।